मैम नहीं पता। रिवीजन के बाद भी नहीं पता? बताइए उसको अर्पिता। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? तो वीडियो स्टक हो गया है अर्पिता। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस और नो, आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज नहीं मिल रही आप लोगों को? यस आ रही है मैम, मैम। आ रही है चार मैम। बार पूछने के बाद बता रहे हैं। आ रही है मैम। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या बताया गया था? सेल्स ऑफ गुड्स रिवीजन कर लिए ना हम लोग? तो ऐसे बोलने कहीं दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए आप लोग। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग रिवीजन किए कि नहीं लास्ट क्लास में? यस मैम। क्या बताया गया था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? मैम कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में यही बताया गया था, जैसे कोई गुड्स सेलर के पास नहीं होता है तो जो बायर होता है उसके एरिया में कोई सेलर के पास डिलीवरी होता है, उसी से करवा देता है, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। अगर जो एक्चुअल बायर है उसके पास सामान नहीं रह करके उसके बिहाफ में किसी और के पास अगर सामान है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड पर्सन के हाथ में अगर सामान है तो तब भी माना जाएगा। तो तीन तरह का डिलीवरी बताया गया था, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। मैम हम्म मैम अर्पिता बोल रही है उसका फोन हैंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस। नहीं, उसको मिल पा रही है कि नहीं आवाज? मेरी आवाज जा रही है अर्पिता? इशारे में बोल दीजिए यस और नो। आवाज भी लगता नहीं जा रही, इसका सर्कल बना हुआ है। खैर, जो रिवीजन हो गया एटलीस्ट उसका आंसर मिलना चाहिए। अब चलिए फेमा। फेमा की शुरुआत करेंगे कैसे? ऑब्वियसली जो फेमा पहले आया कैसे वो जानेंगे, तो कैसे आया संगीता? मेरे साइड आवाज आ रही है अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब डिस्टर्ब होगा तो बताइएगा, चेंज करना होगा नेटवर्क। हाँ, क्वेश्चन सुनना ही पड़ा था या फिर क्वेश्चन रिपीट करूं? मैम रिपीट। मैंने कहा, पूछा था कि फेमा की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, यानी फेमा पहले आया कैसे, पहले वो जानेंगे। तो कैसे आया कौन बताएंगे? वैष्णवी और इन लोगों के अलावा अनिमेश। मैम मैम ये फेरा का रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, फेरा का रिप्लेसमेंट था। हाँ, फेरा कौन से ईयर में था? 2004 में आया। आपकी आवाज सिर्फ इधर स्टक हो रही है, सबको स्टक हुआ है, सुनाई दे रहा? मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है, रुक जा रहा है। आपका भी आवाज वैसा ही आ रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम किधर है, इधर या उधर? सबको रुक के आवाज सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। तो 1 मिनट दीजिए, नेटवर्क चेंज कर रही हूँ। अब बताइए, अब ठीक है? आवाज कहीं अटक नहीं रहा? डन? यस मैम। हाँ, ये यस सही है मैम, कि क्लियर पहले है। हाँ फेरा को रिप्लेस किया गया है। कौन से ईयर में था फेरा?
मैम 1923। मैं 1973 में। 1973 वेरी गुड। 1973 में फेरा था, रिपील हुआ 1999 में, है ना? फेमा आया 1999 में। अब Yes, सेकंड ma'am. क्वेश्चन अराइज होता है, तो जो फेरा का क्या रोल था और क्या प्रॉब्लम आया जो फेमा को लाना पड़ा? फेरा का पहले रोल बताइए। मैम मैम, फेरा जो फेरा ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट था। था, सबके लिए फेमा को लाया गया। क्रिमिनल ऑफेंस होता था। ऐसे तब तो हो गया। आंचल बोलिए। आंचल, कैन यू हियर मी? ठीक है, मुस्कान आप बताइए। रूल 13। मैम फेरा ना स्ट्रिक्ट था, वो डायरेक्ट उसमें जेल था और वो बहुत कड़ा था, इसलिए ना फेमा में मतलब कन्वर्ट किया गया उसको। हाँ, और उससे भी बड़ी चीज क्या कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का बात होता था वहां पे, ठीक है? यस वो लोग फेरा में इतना कड़ा नियम कानून था कि बाहर का कोई करेंसी या कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील करना बहुत टफ था, ठीक है? फिर 91 के बाद, यानी सतीश, जब आपका एलपीजी जब आया, एलपीजी का फुल फॉर्म सतीश? यस मैम। एलपीजी का फुल फॉर्म? एलपीजी का घर में जो गैस आता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम अरे एक्चुअल में 91 वाला एलपीजी। मैम लिबरल, हाँ बोलिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैम। हाँ, नाम सुना है पहले सतीश? आप लोग क्लास में आने से पहले मेरे को योगा वोगा करके आना चाहिए, ठीक है? 10 मिनट थोड़ा योगा कर लूं, उसके बाद मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, ताकि दिमाग डिस्टर्ब ना हो। अभी आप 91 में एलपीजी आया, ये रिवीजन क्लास में अगर नहीं बोल पाएंगे तब तो दिक्कत है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? जो लोग पार्टिसिपेटिव हैं वो मुझे पता है, लेकिन मेरा मोटिव रिवीजन क्लास का है कि जो लोग नहीं पार्टिसिपेटिव हैं वो लोग भी बोलिए कम से कम, वरना मैं क्लास अपना क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना सिलेबस क्यों नहीं खत्म कर रही हूँ? ये रोक करके आप लोगों के लिए ही हो रहा है रिवीजन। जो लोग बोल रहे हैं ना, इन लोग को पहले भी पता था, तो अगर आप लोग में सुधार नहीं आ पा रहा है तब तो बेकार है फिर ये रिवीजन क्लास। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या होना था कि बाहर जो फॉरेन करेंसी है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है? तभी देश की तरक्की हो सकती थी। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो बहुत कम हो गया था, ठीक है? इसीलिए जरूरी था एक लिबरल लॉ को लाने का, ठीक है? तो यही एक लिबरल लॉ है आपका फीमा, जो रेगुलेट नहीं करता, वो मैनेज करता है, ठीक है? इसीलिए फेरा को हटा करके हम लोगों को फीमा लाना पड़ा कि अब हम रेगुलेट नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, अब उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है? सब चीज परमिटेड होगा लेकिन लिमिट तक, ठीक है? और फेरा के टाइम में अगर वो स्ट्रिक्ट नियम कानून था, उसके पीछे भी रीजन था, ठीक है? आप ही अगर वहां पे पीएम वगैरह या होते तो यही डिसीजन होता, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से गुलामी सह चुके थे, तो एक डर होता है ना कि इससे कहीं हमारा फिर से देश गुलाम ना हो जाए, इस डर की वजह से इतना स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया गया था फेरा को, ठीक है? लेकिन टाइम चेंज हुआ 91 के बाद, जरूरत पड़ा कि हाँ अब जरूरी है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की, इसीलिए हम लोगों को फेमा लाना पड़ा, ठीक है? ये मेन डिफरेंस है। ये था फेरा का रोल और आपका जो फेमा है ये है फेमा का रोल, इसीलिए फेरा हटा के फेमा लाना पड़ा। और ये सब जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, ड्रैकोनियन एक्ट है, स्ट्रिक्ट एक्ट है, ये इस लाइन के बाद होगा। याद होगा अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस जब बता रही थी तो सबसे पहले रोल मैंने बताया था, याद है? डिफरेंस लिखवाया है या फिर बताया है, क्या कैसे पढ़ाया था? यस मैम लिखवाए टेबल हैं। में बताएं। लिखाए थे। आप लोग को सारा कंटेंट में शुरू से देते आई हूँ, क्योंकि भरोसा है आप लोगों पे कि जब भेजा हुआ आप लोग भूल जाते हैं कि भेजा गया है, तो अगर बिना लिखाए या बिना भेजे अगर पढ़ाया हुआ सीधा बोलते आपने पढ़ाया ही नहीं है मैम, कहीं है ही नहीं लिखा हुआ,
ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने पॉइंट वाइज डिक्टेट करवाया था कि पहले क्या ऑब्जेक्टिव था, राइट, उसके बाद फिर ये सब पॉइंट आप ऐड कर दीजिए। इसका प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ ये स्ट्रिक्ट लॉ था फेरा, और ये आपका लिबरल लॉ था फेमा। ठीक है, ड्रैकोनियन एक्ट भी बोला जाता था। क्यों ड्रैकोनियन एक्ट बोला जाता था? फेरा को, ठीक है, फेरा को ड्रैकोनियन एक्ट क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके तहत अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, कोई गड़बड़ी करते हैं, तो क्या होगा? सीधा इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन इसको लिबरल लॉ बोला गया था फेमा को। क्या क्या सुशील कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ मैम, बोले इसमें लीगल हेल्प नहीं मिलेगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि लीगल हेल्प नहीं मिलेगा, फेरा में थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है। क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बहुत भारी क्या कहा जाए, इल्जाम होता है। क्रिमिनल मतलब समझ रहे हैं, किसी का मर्डर के इक्विवेलेंट ये क्राइम हुआ, तो मर्डर करना बहुत, हाँ, मर्डर वगैरह कर। हाँ, लेकिन लीगल हेल्प नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं बोल सकते हम। लीगल हेल्प चाहे तो अपने आप को प्रूव करने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और क्या बताया गया था? मैम तो आप डिफरेंस मैम फेरा में 81 सेक्शन थे और सुशील फेमा को में प्रॉब्लम हो रहा है, 14। एक मिनट। हाँ सुशील बोलिए। और कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हैं सुशील, वापस बोलिए। बोले नहीं, थे a person accused of FERA violation was not provided legal help फेरा में। लीगल हेल्प नॉट प्रोवाइडेड मतलब क्या? पहले उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो हेल्प होगा वो अगर मांगे तो दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपका कोई सुनवाई नहीं, सीधा आपका इम्प्रिजनमेंट, सीधा इम्प्रिजनमेंट में बाद में आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना बचाव कर। आवाज नहीं आ रहा। अभी ठीक है आवाज? मैम अभी भी नहीं आ रही है आवाज? रिपीट कीजिएगा। आवाज कट कट करा रहा है। अब मैं क्या करूं? अभी बताइए, ठीक है? अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है? अच्छा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उसका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करना। वेरी गुड। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, ट्रेड और पेमेंट दोनों। फाइन, ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, वही डेवलपमेंट और मैनेजमेंट फॉरेन मैम फेमा प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट क्या? प्रमोट करना। फेमा करेक्शन करना लॉ से रिलेटेड। मैम अगर फेरा के मैम फेमा में बोला गया कि आप इंडिया में रह के कहीं बाहर। एक मिनट बता रही हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे है एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। जो लोग नहीं जानते वो लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर 1, ठीक है। दूसरा होगा प्रमोट करना ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। पहले में हम लोग डिस्कशन किए एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट के बारे में, दूसरे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मार्केट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइन,
और क्या है, जो आपका फॉरेन कैपिटल है उसको रेगुलेट करना, एंड टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ द पेमेंट मतलब क्या, अगर आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी मतलब अपना करेंसी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज को थोड़ा रिमूव करना, ये भी मेन मोटिव है फेमा का। ठीक है, और क्या बताया गया था कि ट्रांसपेरेंट लॉ है, मतलब आपको कब आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत है, कब परमिशन नहीं लेने की जरूरत है, वो सारा उसमें मैं लिखवा चुकी हूँ ना प्रोविजन। ठीक है, कि इतने तक आप कुछ लिमिट तक जो आरबीआई स्पेसिफाई की है, वहां उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो परमिशन लेने की जरूरत है, उस लिमिट के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमाउंट चूंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे अगर आप जानना चाहें तो जो भी आप मैं दोनों नेटवर्क में स्विच करती रहूं क्या? थोड़ी देर अगर कट रहा है तो बताइए। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है मैम, बस थोड़ी देर ही करते हैं। ठीक है मैम, अगर फेरा के वायलेशन में कोई पर्सन एक्यूज होता है तो क्या मैम उसको लीगल हेल्प मिलता है मैम? वही तो मैं बताई कि लीगल हेल्प बाद में, पहले जेल भेजा जाएगा उसके बाद कुछ सुनवाई होगा। ठीक है, पहले जेल उसके बाद सुनवाई। पहले आंसर डाल दिया। हाँ, उससे पहले ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हाँ पहले लीगल हेल्प मिल जाए। अब तो लॉ में बहुत चेंज हुआ, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले वैसा ही होता था, पहले सीधा जेल। ठीक है, वो तो मैं बता चुकी हूँ अभी, जब सुशील का जो क्वेश्चन आया उसके बाद। सुनाई नहीं दिया है मैम। ठीक है, अभी ठीक है? यस मैम। हाँ, और ये मैं बता चुकी कि ये मोर ट्रांसपेरेंट लॉ है, वहां तक सुनाई दे दिया था। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर का आदमी, मतलब जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो अगर बिजनेस पर्पज से अगर यहाँ इंडिया आता है, बिजनेस पर्पज से, या फिर कोई मतलब यहाँ पे बेसिकली सेटल होने, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिसाइड ही करने अगर आ रहा है, तो उसको पीआरआई में कंसिडर किया जाता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पीआरआई कौन कहलाएगा पता है? यस ये बताएगी आप लोगों को मैम जो बाहर से सेटल होने इंडिया का। और more than 182 days in ये preceding मेन प्रोविजन है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप मोर देन 182 डेज रिसाइड किए होने चाहिए। रिसाइड मतलब समझते हैं, सेटल होने, रहने, घर जैसा फीलिंग, रिसाइड। ठीक है, किसी पर्पज से अगर आप आए तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका रिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है 182 डेज तक, तब आप कहलाएंगे पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या चल रहा है अभी 21। ठीक है, तो 21, 22 के लिए अगर मान लीजिए संदीप अभी रह रहा है, इंडिया में आया है वो, ठीक है, 21, 22 के लिए क्या वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा? अभी बाहर से आया ही है, फॉरेन से आया हुआ है। नो मैम, नहीं कहलाएगा। फर्स्ट टाइम आया है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कोई इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट टाइम आया है तो यहाँ पे क्लियर है कि पहली बार आ रहा है इंडिया, उससे पहले रहा ही नहीं है वो। दैट मीन्स पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, 182 डेज मैंने बताया है ना। कट रहा है मैम। अभी ठीक है? कट गया था मैम। अभी ठीक है, बताइए। मैम मोबाइल क्या तब नहीं कटे। अभी ठीक है तो बताइए मुझे। मेरे लिए नए हैं, उन लोगों से मैं पूछ रही हूँ, जैसे मंजीत, संगीता, आप लोग बताइए। क्लियर हो गया? पीआरआई और पीआरओआई क्लियर हो गया। पीआरआई जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 182 डेज तक रहा है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और अगर इंडियन सिटीजन बाहर अगर चला जाता है तो उसको देश निकाला समझ लीजिए, वो पीआरओआई हो जाएगा। ठीक है, और यही ऑन कॉन्ट्ररी कि अगर यही बिजनेस पर्पज से या किसी पर्पज से वो इंडिया में परमानेंट बसने ही आ गया है तो अगेन उसको पीआरआई कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है। और बसने आया है तो ये भी कंडीशन होना चाहिए कि आज बसने आया है तो आज ही उसको पीआरआई नहीं मिल जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कुछ दिन गुजारो इंडिया में। ठीक है, 182 डेज पूरा करने दो लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब उसको दर्जा मिल जाएगा पीआरआई का। आई बात समझ में सतीश राम? यस मैम। चलिए, समझाते वक्त तो सब यस मैम बोलते हैं, बताते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को। अब आ जाइए प्रोविजंस पे। और कुछ बचा था इससे पहले? और कुछ बताया गया था? कुछ छूट रहा है क्या? एप्लीकेबल मैम, से पहले एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कहाँ है फेमा? एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी स्कोप तो क्लियर है। कहाँ का एप्लीकेबल होगा? होल इंडिया में, पूरे इंडिया पूरे इंडिया पे। होल इंडिया में तो होगा। और बताया गया था, 3 कंडीशन बताया गया था मैम। कोई भी ऐसा एजेंसी या ऑफिस जो पीआरआई ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस कंट्रोल में है उसके, उसको भी मैम वहां भी एप्लीकेबल। कंट्रोल अगर पीआरआई के हाथ में है, ठीक है, बाहर की कंपनी है, यहाँ पे है, लेकिन मैनेजमेंट और कंट्रोल पीआरआई के हाथ में है, तो वो भी वहां भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बाहर कहीं खोला हुआ है कंपनी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पीआरआई के हाथ में है, वहां भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फेमा एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं प्रोविजन। अब कुछ नहीं छूट रहा है प्रोविजन से पहले? ठीक है, तो अब प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज में कैसे डील करेगा, ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेप्ट विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई, नो पर्सन कैन, क्या नहीं, अंकित म्यूट कर लीजिए, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला क्या चीज है? डील इन और ट्रांसफर इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। यानी आरबीआई जो ऑथराइज्ड पर्सन जिसको बनाई है, आप उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑथराइज्ड पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो आरबीआई अपॉइंट करती है। हाँ, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या बताया गया था? मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। ये भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? किसी भी तरीके का पेमेंट ना रिसीव कर सकते हैं और ना दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको रिसीव लिखाया गया है और अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसमें पेमेंट दिखाया गया है। कोई भी आप जो पर्सन पीआरओआई, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, पीआरओआई मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है, बिना आरबीआई के परमिशन के। और क्या बताया गया है? इंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडर्ड फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ द राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। यानी कोई भी एसेट जो इंडिया के बाहर है उसको आप एक्वायर भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आपको बताया जा रहा है, मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ, मैं दोबारा रिवीजन करवा रही हूँ, जिससे को मैं क्वेश्चन पूछूंगी आंसर आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट नोट सामने रखेंगे। नेक्स्ट वन इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या लिखा गया है? एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल। नहीं आ रहा है। नहीं मैम, ठीक है आवाज अभी, वो आपका प्रॉब्लम होगा। सतीश आपके साइड होगा। अभी ठीक आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ क्या बोल रहा है कि वो जो मैंने बताया था ना, यूएस डॉलर 2000 से ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते। दो आपको अमाउंट नेसेसरी नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पज से आप जान सकते हैं कि यूएस डॉलर 2000 से ज्यादा या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, यूएस डॉलर, ये भी ध्यान रखना क्योंकि डॉलर और भी बहुत का है करेंसी। सिंगापुर का भी डॉलर ही है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ही है। ठीक है, तो सिर्फ डॉलर नहीं होगा, यूएस डॉलर। ठीक है, 2000 के इक्विवेलेंट अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है तो उतना ही नोट आप रख सकते हैं। कॉइन का लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कॉइन आप कितना रखेंगे उसका लिमिटेशन नहीं दिया गया, आप कितना भी कॉइन रख सकते हैं। लेकिन अगर नोट है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कमाए भी हैं तो आप वहां जाकर के एक्सचेंज करवाएंगे, फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप चाहे तकिया के नीचे दबा के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेन करेंसी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अगर इतना होगा तो अगेन अगर पकड़े गए तो आगे आप जिम्मेदार। ठीक है, लॉ क्या बोल रहा है वो मैं बता रही हूँ। अब आगे चलते हैं। मैम एक मिनट मैम, कितना डॉलर कितना वो बोले रुपया? US डॉलर 2000, 2 के बाद 3 0। ठीक है, जी मैम। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये चीज बोला जा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन है होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, इवन फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन है होल्डिंग में। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट बात हो रही है यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है? व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, लायबिलिटीज में चेंजेस। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है करंट अकाउंट के अलावा? लायबिलिटी के अलावा जो चेंज होगा अकाउंट। हाँ, तो मैंने ये जो बताया ही था अनिमेश कि हाँ कैपिटल है वो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि जितना शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो सब करंट अकाउंट में, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अल्टर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अल्टर होता है करंट अकाउंट में, एसेट एंड लायबिलिटी अल्टर होता है आपका कैपिटल अकाउंट में। ये भी मैंने बताया था। सबसे इजी वाला याद रख के खुश हो गए। तीनों स्टेटमेंट बोला गया था, यस और नो? यस मैम। अनिमेश बोला गया था कि नहीं? यस मैम। तीनों याद रखना है आपको। ठीक है, अदर देन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लेकिन इसके साथ शॉर्ट टर्म का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा। तो क्या देखिए प्रोविजन है दिया हुआ, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन इज सच और ड्रॉवल, सच सेल और ड्रॉवल इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है करंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्या बोला गया है कैपिटल अकाउंट में, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसमें भी वही चीज है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग मिस नहीं करेंगे, दोनों में ऑथराइज्ड पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन यानी क्या है कि ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही होगा, ये लाइन को आप लोग मिस नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सारे एक्सपोर्टर्स को जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा उसको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, आरबीआई या उसके इक्विवेलेंट जो भी बॉडी है जो गवर्न करती है ये सारा कुछ, अगर इंफॉर्मेशन सीख करे मांगे तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एवरी एक्सपोर्टर shall furnish to the RBI or to such other authority a declaration in such manner as may be specified or other information as specified। आई बात समझ में? जो भी इंफॉर्मेशन कहने का मतलब पहले मैं समझा दी, फिर रीड की मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कोई भी एक्सपोर्टर shall furnish का मतलब देना टू आरबीआई और टू सच अदर ऑथोरिटी, आरबीआई बोले या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई अदर ऑथोरिटी अगर मांगे तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन सच मैनर, उस तरीके से जैसा भी स्पेसिफाई किया जाएगा या जैसा मांगा जाएगा, और अदर इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड, और कोई इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए उसको मांगेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा। समझ आया? वन लाइनर अगर मैं बोलूं, आपका आरबीआई या उसके इक्विवेलेंट अदर ऑथोरिटी अगर इंफॉर्मेशन मांगे एक्सपोर्टर से, वो सारे इंफॉर्मेशन देना होगा। ये था प्रोविजन, इजी था। Yes, ma'am. उसके बाद मैंने आप लोगों को और क्या बताया गया था? करेंसी सेक्शन 8 रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन। हाँ, रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज आपका फंसा हुआ है तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, वो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, वेयर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ड्यू, जहां भी ड्यू है फॉरेन एक्सचेंज, और अक्रूड आपका कमाया हुआ है टू एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का जो रेसिडेंट है उसका, वो पर्सन सच अ पर्सन शैल टेक स्टेप्स, कोई भी स्टेप आप ले सकते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम।
ये है आपका सेक्शन 8। डन हो गया? हुआ या नहीं हुआ? मैम करेंसी ICICI मैम सेक्शन फेमा का बताइएगा क्या बच रहा है? आईसीआईसी आपका फेवरेट है लगता है, बताइए। नो मैम मैम करेंसी मैम करेंसी में क्या बताया गया था? सेक्शन करेंसी में क्या बताया गया था? मैम ये मेरा करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स ये सब देगा। मुस्कान रुक जाइए, दोनों 13 और 52 मुस्कान रुक जाइए, रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही। वैष्णवी आपका आवाज क्लियर आ रहा है? बताइए क्या बताया गया था करेंसी में? आप भी स्टक हो गए। हेलो हाँ मुस्कान, रूल 13 मुस्कान आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वैष्णवी यस मैम आ रही है। नहीं आपका नहीं आ रहा है, मुस्कान कट रहा है। बताइए क्या बताया गया था करेंसी में? मतलब नहीं समझ रहा। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या करेंसी बोल रहे हैं सब लोग। वो अच्छा मैम, वो रिपैट्रिएशन मैम वहाँ पे आप लिखवाई थी कि चेंजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी टू लोकल करेंसी। हाँ शायद और? वही बोल रही। ठीक है, आप ये लोग सकते हैं, वो तो है। और मैम सेक्शन 8 में आप लिखवाएं। सेक्शन 8 तो वही है ना, रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन रिपैट्रिएशन। और क्या बच रहा है वो मैं पूछ रही हूँ। मैम ये लोग मैम करेंसी में ट्रैवलर्स चेक हो गया। एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन सेक्शन 9। एग्जम्पशन, हाँ क्या क्या एग्जम्पशन है ये बच रहा है, बताइए एग्जम्पशन क्या क्या है? हम जहाँ तक आरबीआई स्पेसिफाई करता है वहीं तक हम लोग मतलब चेंजेस ला सकते हैं अपने हाँ फॉरेन इन शॉर्ट सबका वही है। देखिए अगर सब लाइन अगर मैं पढूं तो सब में आपको वही चीज नजर आएगा कि लिमिट जो आरबीआई स्पेसिफाई की है वहां तक। पहला चीज तो हम लोग जान लिए क्या एग्जाम्पशन है, कि कॉइन का एग्जाम्पशन है। नंबर 1 देखिए, पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन बाय एनी पर्सन अप टू सच लिमिट एज रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। यहाँ रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई लिखा है, लेकिन अगर मैं रिजर्व बैंक क्या स्पेसिफाई किया है वो मैं बताऊं तो यहाँ पे कॉइन का कोई लिमिट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 2 में, फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एंड द लिमिट अप टू विच रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। यहाँ पे फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड एंड ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर अपना फॉरेन करेंसी होल्ड कर रहा है, वो भी जो ये तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि कितना नोट रख सकता है, ये बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि कितना नोट रख सकता है जो रिजर्व बैंक स्पेसिफाई की है, वो क्या स्पेसिफाई की है वो मैं बता चुकी हूँ, $20 2000। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट में बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव्ड बिफोर 8th day ऑफ जुलाई यानी 1947 आजादी के टाइम। ठीक है, और एनी इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग मतलब होता है कमाना। ठीक है, thereon which is held outside India by any person in pursuance of general or special permission granted by Reserve Bank। जो भी आप 8th day of July 1947 से पहले कोई भी फॉरेन करेंसी अगर आप कमाए हुए हैं, आपका फंसा हुआ है, तो वो आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई इफ सच फॉरेन एक्सचेंज वाज एक्वायर्ड। ठीक है, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, गिफ्ट के फॉर्म में, इनहेरिटेंस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप कमाए हुए हैं तो वो वाला भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पशन में आ रहा है। फिर है आपका वही बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, वोकेशन के थ्रू। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किसी से मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो लोग वेकेशन बोल रहे थे। वेकेशन और वोकेशन डिफरेंस है। ये वोकेशन मतलब बिजनेस, कोई प्रोफेशन के लिए आप गए हुए,
ठीक है, तो वेकेशन और वोकेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ वोकेशन मतलब किसी प्रोफेशनल काम से, किसी प्रोफेशन के लिए आप गए हैं अगर, तो ठीक है, तो जो कमाएंगे आप तो वो आप रख सकते हैं, वही लिखा हुआ है, जो लिमिट आरबीआई स्पेसिफाई की है वो। और लास्ट में वही बोल दिया गया है, कोई भी जो भी आरबीआई स्पेसिफाई की है उतना फॉरेन एक्सचेंज आप रख सकते हैं। सच अदर रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो भी आप रिसीव किए हैं इन फॉरेन एक्सचेंज एज रिजर्व बैंक में स्पेसिफाइड। यही है आप लोगों का, और तो है नहीं फेमा में कुछ और कुछ बताया गया है। लास्ट में वही बताया गया है कि आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है विथ लास्ट पैराग्राफ मैंने लिखवाया था, आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, कंट्रोल का काम करती है, कंसल्टेशन किससे करके, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी के साथ वाइंड अप होता है फेमा। कुछ बच रहा है तो पूछ लीजिए।